थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने बात किया था प्रोटीन्स के बारे में, है ना। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज पढ़ेंगे हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिस तरह से डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है प्रोटीन्स की जो नेचर है वो इंड हो जाना, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। प्रोटीन की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। यानी लूज ऑफ प्रोटीन्स जो होती है वो खत्म हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन, ठीक है। ओके, अब मैं यूं कहूं कि प्रोटीन्स कैसे बनता है, तो हम लोग पहले देख लिए कि अल्फा एमिनो एसिड से कंबाइन होकर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स, और वो पॉलीपेप्टाइड से आपको क्या होंगे? आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और फिर क्वाटनरी। जब वो क्वाटनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है तभी उसकी एग्जिस्टेंस एज ए प्रोटीन्स होने लगता है। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो है या प्रोटीन्स जो है उसकी जो एग्जिस्टेंस है ड्यू टू द स्ट्रक्चर। यानी यूं कहें कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटीन जो है वो किसके कारण है? तो ड्यू टू क्वाटनरी स्ट्रक्चर, क्वाटनरी स्ट्रक्चर के कारण। अगर इसका अर्थ यह है कि ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर अगर लूज कर दे तो ये जो है अब प्रोटीन इंड हो जाएगा, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएगी और उसी को क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स। इसका अर्थ ये समझो कि प्रोटीन्स की जो भी कैरेक्टर है उनकी स्ट्रक्चर के कारण है, और ये स्ट्रक्चर क्या है? क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर जब होए वो आपको अनफोल्ड होगा तो टर्शियरी में आएगा, फिर टर्शियरी अनफोल्ड होगा, क्या होगा? सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी जो होगा वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस जो है वो डीनेचुरेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना। यानी अंडर डीनेचुरेशन में क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो है वो लूज होकर टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी आपको सेकेंडरी बनेगा, और सेकेंडरी जो है वो हमारा 1 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। ये नेवर लूज, ये कभी भी लूज नहीं होते हैं 1 डिग्री, लेकिन ये जो है 4 डिग्री टू 3 डिग्री, 3 डिग्री टू 2 डिग्री, ये प्रोसेस में आना क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन कहलाता है। डीनेचुरेशन कहलाता है। जैसे अब मान लो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब यही होता है कि लूज ऑफ शेप ऑफ प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स अपनी शेप को अगर लूज कर देता है तो उसकी प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होने लगती है, और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो ये कैसे है?
ठीक है। तो प्रोटीन से अपने लूज, वो मैं बताता हूं क्यों लूज करता है, लेकिन प्रोसेस जानिए कि जब उसकी स्ट्रक्चर जो है क्वाटनरी टू टर्शियरी, टर्शियरी टू सेकेंडरी, जब ये होने लगता है लास्ट में क्या है 1 डिग्री पर पहुंचता है और ये कभी भी लूज नहीं करता है, तो ये जो प्रोसेस जो कहलाता है वो डीनेचुरेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, दीज आर कॉल्ड डीनेचुरेशन। अब कॉज ऑफ डीनेचुरेशन जो है उसके बारे में बताता, ठीक है ना। कॉज ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक है, कॉज ऑफ डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन की क्या क्या कॉज हो सकती है? तो पहला जो है एक्सटर्नल स्ट्रेस में क्या होगा, अगर हम इसकी टेम्परेचर को क्या कर दे, चेंज कर दे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देते, ठीक है, हाँ, टेम्परेचर अगर हम चेंज, कोई भी प्रोटीन है उसकी टेम्परेचर चेंज कर दे, जैसे अगर मान लेते हैं इस तरह का हेलिक्स, इनके बीच में ये इंटरमोलेकुलर फोर्स लगा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ये एक्सपेंड होने लगेगा, एक्सपेंड होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होता है, एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी से ये बॉन्ड क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। और इसी के कारण ये कॉइल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे तो ये सीधे जो इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में है, ये फोल्ड है ना, तो ये क्या होने लगेगा, ओपन होने लगेगा, वो सीधा होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये फोल्डेड है, अच्छा रुक जाओ, तो फोल्ड जो है वो ओपन होने लगा, ठीक है ना, ओके। तो ओपन जो होगा तब क्या होगा कि ये सीधा होने लगेगा, अनफोल्ड हो गया, और अनफोल्ड होने के कारण इसकी प्रोटीन की कैरेक्टर खत्म होने लगेगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। तो एक्सटर्नल स्ट्रेस में हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो कि यही हमारा हेलिक्स है, सेकेंडरी हेलिक्स है, स्ट्रक्चर यही होता है ना, अगर ये और भी फोल्ड होकर क्या बना देता है, टर्शियरी, फिर और फोल्ड होकर ये क्या बना दे, क्वाटरनरी। अब जैसे इसकी टेम्परेचर राइज करेंगे, जैसे इसकी टेम्परेचर राइज किया जाता है तो क्या होता है, तो फोल्ड होने से उसमें क्या होता है कि अगर ऐसे फोल्ड कर दे तो एक दूसरे को पकड़ लेगा, इसका अर्थ है कि उसके अंदर कोई ना कोई इंटरेक्शन फोर्स लगता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। जब बॉन्ड डिसोसिएट है, इसका अर्थ ये है कि फिर से वो जिस स्टेट में है उस तरह से खुलने लगेंगे। जैसे ये दो हाथ ऐसे है, इसके कोई बांध दे, ऐसा सपोज करो ये दोनों हाथ को कोई बांध दे, ठीक है ना, जैसे ये बांध देंगे तो कोई ना कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तभी ना ये बंधन में रहेगा। अगर वो बॉन्ड टूटेगा तो ये फिर से खुल जाएगा। तो प्रोटीन वही है कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बनाने वाला कौन है, उनके बीच में लगने वाला इंटरमोलेकुलर फोर्स। और वो इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या होती है, एक वीक बॉन्ड होता है। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वो बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट होने लगेगा, डिसोसिएट होगा तो वो अनफोल्ड होने लगता है, अनफोल्ड होगा तो उसकी जो ओन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। और इस तरह से हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लगता है, ठीक है ना, ओके। प्रोटीन का डीनेचुरेशन में एक फैक्टर अभी आप लोगों ने सीखा, उनकी टेम्परेचर को राइज कर दो। दूसरा क्या है कि उस सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू चेंज कर दो। पीएच की वैल्यू का मतलब यह है कि या तो उसमें एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ा दो, बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ा दो, यानी एच आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, या OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, या कोई हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट डाल दो। तो सॉल्ट में एक कटायन और एक एनायन होते हैं, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा,
फील्ड क्या होगा, उसके हर एटम पर फोर्स लगाने लगेंगे, फोर्स लगते ही उनके बीच में जो शेप है वो अनफोल्ड होने लगेगा। जैसे ऐसे कोई बांधा हुआ है, अगर इसको दोनों साइड से फोर्स लगाओ तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या करता है कि कोई भी एसिडिक डालेंगे या बेसिक डालेंगे या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डालेंगे, एसिड बेस दोनों, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और उस तरह से वो हमारा क्या होंगे, अनफोल्ड होने लगेंगे। और जैसे ही अनफोल्ड होने लगेंगे तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, डीनेचुरेशन, ठीक है ना। तो डीनेचुरेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, चेंजिंग द टेम्परेचर, दूसरा कैसे किया जा सकता है, चेंजिंग द पीएच। पीएच का मतलब है कि पीएच 7 से बहुत कम होते जाएगा, एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आगे बढ़ाएंगे तो बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डालेंगे वो भी बढ़ता है। दूसरी बात यह कहा जाता है कि अगर हम उसमें अल्कोहल डाल दें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दें, या इवन फिनॉल डाल दें, क्लोरोफॉर्म को भी डाल देने पर प्रोटीन की एग्जिस्टेंस खत्म होने लगती है, डीनेचुरेशन होता है। तो देख लो, अगर हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो हाईली पोलर स्पीशीज उसमें डालेंगे, जैसे पोलर उसमें डालेंगे तो पोलर क्या कहता है, एक साइड एक को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा साइड उसको अट्रैक्ट करेगा, तो कोई चीज बन रहा है, अगर अट्रैक्शन होगा तो वो हमारा अनफोल्ड होने लगेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी एक्स्ट्रा डालते हैं उसमें कोई ना कोई पोलरिटी होता है, ठीक है, जिसको प्रोटीन्स को क्या कर देते हैं, अनफोल्ड कर देते हैं। ये प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो ये आपको बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स को आएगा और आप इजी वे में लिख सकते हैं। तो कॉज ऑफ डीनेचुरेशन में हमने ये आपको क्या बताया कि टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, दूसरा पीएच वैल्यू चेंज होना चाहिए, वैल्यू चेंज, आइदर एच आयन इंक्रीज एच आयन कर दो तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, या ओएच आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगा। ये दोनों से हमारा क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेट या हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मान लो ए बी टाइप के हाईली कंसंट्रेटेड हैं, तो उसके अंदर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस, ये ऐसा करेंगे, ये इंटरेक्ट होकर के उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट खास करके ये यूज होता है जिसमें अल्काइल अल्कोहल होते हैं, जैसे देखा जाता है क्लोरोफॉर्म, CH3 क्लोरोफॉर्म, ये सब जो स्पीशीज है वो क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। तो ये डीनेचुरेशन प्रोसेस से ऐसा आता है। तो जब भी प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है ना, जब वो काम करते हैं तो वो अपने स्टेट को नेटिव स्टेट बोलते हैं, प्योर। और जब नेटिव स्टेट ब्रेक हो जाता है, ये नेटिव स्टेट क्या है, 4 डिग्री का है, क्वार्टनरी में आता है। नेटिव स्टेट जैसे वो चेंज हो गया, 3 डिग्री में हो या 2 डिग्री में हो या 1 डिग्री में आना, ये सब जो प्रोसेस कहलाता है वो डीनेचुरेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे है। तो यहाँ पर 4 से 3 में आए वो भी डीनेचुरेशन, 4 से अगर 2 डिग्री आए तो पहले से और ज्यादा डीनेचुरेशन होगा, 4 से 1 डिग्री पर आ गया, ये कंप्लीट डीनेचुरेशन कहलाता है। ओके, नेटिव स्टेट का मतलब ये है कि ये प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, वो 4 डिग्री क्वार्टनरी स्टेट में हो या अपने प्योर फॉर्म में हो। नेटिव का मतलब होता है प्योर, ठीक। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे चीज हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को सिलेबस में दिया है न्यूक्लिक एसिड। अब नया हेडिंग डाल लो,
न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड, जैसे देखो न्यूक्लिक एसिड का मतलब समझेंगे, जो बायो के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा से समझेंगे, जो जेई के हैं मैथ वाले हैं उनको थोड़ा समझ में कम आएगी, क्योंकि ये जो चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बायोलॉजी में है, और जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा डिटेल्स में बायोलॉजी में पढ़ने है। ठीक है, ओके, हम लोगों को केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना है। वेल, न्यूक्लिक एसिड का मतलब समझो, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम लोग कहते हैं, या कभी आपने ये बात सुना होगा कि कोई भी लड़का अपने फादर के जैसा, हाँ ओके यस, आप फादर के जैसा हो, या ये आदमी अपने नाना के जैसा है, ठीक है ना, ओके बहुत अच्छा, गुड, आप नाना के जैसा हो, मामा के जैसे कुछ लगते हैं, किसी का बोलते हैं कि ये चेहरा जो है वो अपने दादा की जैसा है, तो ये इसको हम लोग और अच्छा बोलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर। ठीक है ना, हेरिडेटरी कैरेक्टर क्या है कि बहुत से जो हम लोग को इनहेरिटेंस से कुछ मिला है, हाँ गुड, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये चीज जो रियल में वो केमिस्ट्री उसको देखा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, इसको और मैं बोलूं, एंजाइम आगे पढ़ाऊंगा कि जैसे बायोलॉजी में या लिविंग बीइंग में एक सेल होता है ना, सेल, सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस। जैसे कि हम लोग को एटम के अंदर भी सेल पढ़ना है, ठीक है कि नहीं, तो वो सेल और ये सेल में अंतर है, ठीक है, ये सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम, हाँ क्रोमोजोम होते हैं। अब क्रोमोजोम किससे बने रहते हैं, तो ये कहते हैं न्यूक्लिक एसिड से। और यही न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं और दूसरे को क्या नाम बोलते हैं, आरएनए। ठीक, ये लिविंग सेल है और इसमें बहुत से पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है ना, वो एक साइज के होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोजोम, और वो क्रोमोजोम जो है यही हम लोगों को क्या है, हेरिडेटरी का कॉज है, ठीक है, और वो हमारा न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, और वही न्यूक्लिक एसिड डीएनए और ये हमारा आरएनए होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी से पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, यही हम लोग को पढ़ना है। ओके ओके, थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसी न्यूक्लिक एसिड को जो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये स्ट्रक्चर जो है वो तीन कैटेगराइज में डिवाइड है, ठीक है ना, तीन कैटेगराइज में डिवाइड है। एक को बोलते हैं हम लोग पेंटॉप शुगर, शुगर, ये रियल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये रियल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक, पहला जो है वो पेंटॉप होते हैं, दूसरा जो होते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं,
और तीसरा जो होता है नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ये तीन कैटेगरीज में न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करेंगे हम लोग। क्या चीज पढ़ रहे हैं? इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी ज्यादा कैरेक्टर के बारे में बायोलॉजी में पढ़ना है। तो ये हम लोग का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पेंटॉप शुगर, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, और ये नाइट्रोजनस बेस। ये पेंटॉप शुगर जो है इसमें दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइबोज के बारे में, और एक है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये हमारा राइबोज है और ये हमारा डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, और वो भी बीटा राइबोज और बीटा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, फास्फोरस एसिड डेरिवेटिव में हम लोग को फॉस्फेट ईस्टर पढ़ना है। ईस्टर वो भी मोनोफॉस्फेट ईस्टर, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और इसमें नाइट्रोजनियस बेस में हमेशा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में तो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। यानी न्यूक्लिक एसिड जो है वो 3 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक को पेंटॉप शुगर से, एक होता है फॉस्फेरिक एसिड डेरिवेटिव से, और एक होता है नाइट्रोजनस से बेस से। हाँ, सब मैं 1 बाय 1 करके समझाता हूं पेंटॉप शुगर के बारे में। तो 3 का कॉम्बिनेशन से न्यूक्लिक एसिड का हम लोग का तैयार होगा। तो पहले हम आपको इसको बताते हैं, फिर इनको, और फिर इनको। तो यहां से शुरू करते हैं पेंटॉप शुगर से। ठीक है, पेंटॉप शुगर को पेंटोज बोलते हैं। टोज यानी इसमें 5 कार्बन्स हो गए, 5 कार्बन्स हाइड्रेट्स। ठीक है ना, इसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं 5 है तो अल्डोपेंटोज। ओके, अल्डोपेंटोज होते हैं। इसमें 3 कायरल सेंटर होते हैं, 3 कायरल सेंटर होते हैं, और 3 कायरल सेंटर हैं तो इनकी स्टीरियो आइसोमर्स जो होगा वो 2 के पावर 3 8 होगा। उस 8 स्ट्रक्चर में 1 स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या लिखेंगे? पेंटोज। ठीक है, 8 स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर वो पेंटोज होगा। वो कैसा होगा तो प्लीज देखें, C डबल बॉन्ड OH, और सभी राइट साइड में होगा, और नीचे जो है CH2OH। इसी को राइबोज बोलते हैं, राइबोज। लास्ट कायरल सेंटर यही है ना, तो लास्ट कायरल सेंटर का में OH राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी राइबोज। ठीक है, पोलरीमीटर में इसको रखेंगे तो हमारा क्या होगा? क्लॉकवाइज में दिखाता है, तो D+ राइबोज इसका नाम है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये 5th वाले ऑक्सीजन जो है वो इन पर क्या करता है? अटैक करता है। तो ये अटैक करेगा तो फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कर देगा, तो एनोमेरिक करेगा तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसा होगी? तो प्लीज देखें, एक यहां पर OH बनेगा,
एक यहाँ पर H, और इसी को आप ऐसे देखो 1 2 तो ये हमारा ऐसे करते जा H H, ये फोर्थ वाले ऐसा आएगा और ये CH2OH है, ये साइक्लिक हो गया। तो 1 2 3 4 5, ये 5 में, तो ये फर्स्ट कार्बन जो है वो हमारा एनोमेरिक हुआ, और एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनसाइड द रिंग है, तो ये हमारा अल्फा कहलाएगा। ठीक है ना? ओके, अल्फा डी राइबोज बोलेंगे, राइबोज। ठीक है ना? ठीक, या इसी को अल्फा डी राइबो, 5 एटम साइकिल को फ्यूरान बोलते हैं, तो फ्यूरानोज। ठीक है ना? ये इसका नाम है। एक और क्या होगा, अब प्लीज देखें, इसका 2 स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो एक H इधर OH इधर कर दो, सब कुछ वैसा ही कर दो। OH, ये OH, ये ऐसा H, CH2OH, दिस, ये हमारा बीटा डी राइबोज या बीटा डी राइबोफ्यूरानोज कहलाएगा। ये और ये ऐसा, तो जो राइबोज जो है वो इसमें कौन होना चाहिए, ये नहीं होता है, तो किस फॉर्म में होना चाहिए, राइबोज जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है ना? ये होना चाहिए। अगर हम इसकी हावर्थ प्रोजेक्शन अगर बनाए, तो हावर्थ प्रोजेक्शन कैसा होगा, इसे मैं मिटा देता हूं। हावर्थ प्रोजेक्शन 5 एटम का जब भी बनता है, तो हमने बताया है कि 5 एटम में ऑक्सीजन हमेशा बैक कर देना। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ऐसा। तो देख लो, ये जितने भी रिंग के अंदर होते हैं वो नीचे होते हैं, और रिंग के बाहर जो होंगे वो ऊपर होंगे। तो बीटा डी में OH फर्स्ट कार्बन पर OH रहेगा, H, इसमें सभी में OH नीचे रहेंगे, H H ऐसा, ये H, CH2OH हमेशा ऊपर आता है। तो ये है हमारा बीटा डी राइबोज। तो न्यूक्लिक एसिड में जो पहला पार्ट कार्बोहाइड्रेट का होता है, जिसमें पेंटोज जो होते हैं वो बीटा डी राइबोज के फॉर्म में ये से होते हैं। ठीक है ना? तो बीटा डी राइबोज ये है। ठीक, अब इसका एक और कंपोनेंट होता है राइबोज, एंड दूसरा क्या बताए हैं, डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज। तो राइबोज तो समझ में आ गया, डी ऑक्सी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर राइबोज से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो वो क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोज। लेकिन इसमें जो रिमूवल ऑक्सीजन का है, तो इसमें तो ऑक्सीजन बहुत है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट C2 कार्बन, यानी सेकंड कार्बन से अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो वो कहलाएगा डी ऑक्सो राइबोज। तो अब देख लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। सेकंड नंबर पर OH में से क्या करना है, ऑक्सीजन को निकाल देना। और जैसा जो है सेम टू सेम वैसा ही रहे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डी ऑक्सो राइबोज। तो इसमें से हमको सेकंड पर से ऑक्सीजन निकाल देना है, तो ये H यहीं पर आ जाएगा। तो अब ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन अब इससे निकल जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाना एकदम आसान है। ठीक है, सब कुछ वही होना चाहिए, सिर्फ क्या है, ये निकल जाना चाहिए। ये OH ऊपर, इसका मतलब बीटा, और यहाँ पर H, देखो अब ऑक्सीजन निकल गया तो सिर्फ H बच गया,
और बाकी वाले कहानी जो है वो हमारा वैसा ही है, ठीक है ना। तो बीटा डी राइबोज और ये हमारा बीटा डी डी ऑक्सी राइबोज, ये इसकी स्ट्रक्चर बीटा डी डी ऑक्सी राइबोज। तो इसका अर्थ है कि न्यूक्लिक एसिड में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट पेंटोज जो होते हैं वो दो फॉर्म में होना चाहिए, या तो बीटा डी राइबोज हो या बीटा डी डी ऑक्सी राइबोज हो, ठीक है ना। अल्फा नहीं होते हैं, सिर्फ जो भी फॉर्मेट होंगे वो बीटा डी होगा। प्लीज इसको लिखें। हो गया? हाँ, यस। तो एक हो गया हम लोग का एक पार्ट। न्यूक्लिक एसिड जो है वो तीन पार्ट जो है, जिसमें एक पार्ट यही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है? बीटा डी राइबोज या बीटा डी डी ऑक्सी राइबोज, ठीक। दूसरा जो है वो फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स, और उस डेरिवेटिव को हम लोग फॉस्फोईस्टर बोलते हैं, मोनोईस्टर। ये रियल में यही है, ठीक। जैसे एग्जांपल देते, पहले मैं फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला लिखता। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को H3PO4 बोलते हैं, ठीक। इसकी अगर स्ट्रक्चर अगर बनाए तो ये तो टर्म कंपलसरी होता है, तो बाकी दो बॉन्ड ऐसे OH और OH। इसकी स्ट्रक्चर है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इससे तीन ईस्टर बन सकता है अगर फॉस्फोरिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकाल दे और उसमें एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दे। तो ऐसे लिखेंगे, एक H निकालकर एक R लगा दे, अब बाकी वाले वही बने, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं फॉस्फो मोनोईस्टर। जैसे C डबल बॉन्ड OR को ईस्टर बोलते हैं, तो इसको फॉस्फोईस्टर बोलेंगे, ठीक है। इससे कितने ईस्टर बनाए जा सकते हैं? तो तीन। तो ये हो गया हम लोग को फॉस्फो डाइस्टर। और एक और बन सकता है OR और ये OR, तो इसको क्या नाम देंगे? फॉस्फो ट्राइस्टर, ठीक है। तो जो हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड में जो पढ़ना है वो ये है, ये नहीं है, ये नहीं। फॉस्फो मोनोईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। प्लीज नोट इट। ऐसा क्या?
अब हम लोग बात करेंगे थर्ड जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस। ये रियल में हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये है कि साइकिल सिर्फ कार्बन के नहीं बल्कि कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी होगा। इसमें हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो किसके कारण? कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम के कारण। ठीक, ओके। तो नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर की नंबर है 5। देयर आर 5 नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर। ठीक, बेस जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको 2 कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। यानी ये कहें कि दीज स्ट्रक्चर्स, यानी दीज 5 स्ट्रक्चर्स आर डेराइव्ड या आर डेरिवेटिव्स ऑफ 2 बेसिक स्ट्रक्चर। 2 बेसिक स्ट्रक्चर से ही बने होते हैं। ठीक है ना? एक होता है प्यूरीन एंड दूसरा जो है पिरामिडीन। 2 स्ट्रक्चर है, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। ओके, तो प्लीज पहले आप पिरामिडीन इसको नोट करें। पिरामिडीन जो है वो हमारा 6 एटम साइकिल होता है और ये 6 + 5 एटम साइकिल, ये लार्जर है और ये हमारा स्मॉलर। तो पहले हम लोग पिरामिडीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, यानी मैं पहले ये 6 एटम ऐसे बना दूं, यहां को नाइट्रोजन और यहां के नाइट्रोजन को ऐसे। ठीक, अब देख लो, इसको हम मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये क्या है 6th। ठीक है ना? ये इस तरह से बनाते। ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन को 6th स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग दिस और ये मान लो ये दिस। ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पिरामिडीन का है। पिरामिडीन IUPAC तो नहीं, लेकिन अगर एटम को चेक करें 1 2 3 4 5 6, यानी नाइट्रोजन जो है एट 1 and 3 पोजीशन, पहला और तीसरे पोजीशन पर अगर नाइट्रोजन है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन से बना हुआ साइक्लिक एटम। तो देखो ये पूरे साइकिल में ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। तो ये पिरामिडीन की स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन की पोजीशन किसमें है? पहला और तीसरा पर नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो प्लीज इसको आप पहले लिखें। ठीक, हो गया? अब देखो
दूसरा लिखते हैं प्यूरिन। प्यूरिन में इसमें सब कुछ वही होता है, सिर्फ यहां पर एक साइकिल और बढ़ता है, 2 नाइट्रोजन का। तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना लें, ध्यान से देखो, 6 और यहां पर 5, ऐसा हो गया। इसको हम नाइट्रोजन, पहले मेरा स्ट्रक्चर देखें, ये नाइट्रोजन ऐसा, ये वर्टिकल पर नाइट्रोजन और ये वर्टिकल पर नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड डिस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्यूरीन। तो यहां पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, प्यूरीन। तो जितने भी 5 स्ट्रक्चर मिलेंगे, या तो इनका डेरिवेटिव मिलेंगे या तो इनकी डेरिवेटिव मिलेंगे। इन 5 स्ट्रक्चर से 3 स्ट्रक्चर इनके मिलते हैं और 2 जो है वो क्या है, इनकी, ठीक है। तो पहले ये आप इसको बनाओ, तो 5 स्ट्रक्चर कौन कौन है उसको मैं फॉलो करता हूं, प्लीज इसको कॉपी करें। हो गया। ये चैप्टर बोरिंग है, मेरे को भी लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए इजी है, लेकिन मैथ वाले को बोरिंग फील होगा ही। लेकिन अब इंड होने को है, छोटे छोटे एंजाइम विटामिन है, ये एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ये ही इस चैप्टर में ये लास्ट वाले जो है यही थोड़ा हार्ड है, अदरवाइज सब ठीक है, ठीक। तो मैं यहां पर ये बता रहा था कि इसमें 5 नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर है, यानी इनसे 5 ये बनेंगे। जैसे मैं एक बात बताता हूं, प्लीज सुनो। जैसे कोई 5 जो है वो भाई बहन मिलकर ऐसा है मानो, तो एक मदर और एक फादर, उनके 5 बच्चे, ऐसा थोड़ा सोचेंगे याद रहेगा। 5 बच्चे हैं, तो जनरली जो बच्चे जो होते हैं उनकी शक्ल जो होती है वो या तो ज्यादातर फादर से मिले रहते हैं या ज्यादातर मदर से मिले रहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से किसी एक को फादर मदर बोल देते हैं, मान लो ये फादर वाले हैं, ये मदर वाले, ठीक है। तो मदर पर जो बच्चे हैं वो हमारे 2 जो बच्चे हैं वो मदर के जैसा है, और ये 3 जो है वो हमारा क्या है, वो फादर के जैसा है, ठीक है ना। तो मदर वाले को एडानिन बोलते हैं और इसको बोलते हैं गुआनिन, ठीक है ना। इसको कैपिटल लेटर ए से लिखते हैं और इसको कैपिटल लेटर जी से लिखते हैं, ठीक। इनके जो 3 है वो हमारा क्या बनाते हैं, एक को लिखते हैं यूरासिल, इसको यू से, ठीक है ना। एक को बोलते हैं साइटोसिन, साइटोसिन सी से, ठीक है ना। और एक को बोलते हैं थाइमीन, इसको लिखते हैं ई से। तो इससे मिलता जुलता 3 स्ट्रक्चर जो होंगे वो यूरासिल होगा, साइटोसिन होगा और थाइमीन होगा। और इनसे मिलता हुआ जो स्ट्रक्चर है वो एडानिन कहलाएगा और ये गुआनिन कहलाएगा, ठीक है ना। तो बस मेरा लास्ट लेक्चर यही 5 स्ट्रक्चर को मैं बना दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी को याद करना है, तो प्लीज इसको नोट करें।
हो गया, हो गया। तो इस स्ट्रक्चर से, पिरामिडीन से, पहला तो मैं एन यहां लिख दो, 3 यहां पर लिख दो, ठीक है, 20 20 और 20, ये है हमारा पिरामिडीन, ठीक है। पिरामिडीन ऐसे, इसको हम 1 2 3 4 5 और ये क्या लिख दो, 6 लिख दो, ठीक है ना। 1 मिनट, ओके। तो देखो, एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि 2 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पर कार्बोनोइल ग्रुप लगा देता हूं। जैसे मैं बनाऊंगा पहले वैसे बात करना है। ये हमारा नाइट्रोजन, ये हमारा नाइट्रोजन हो गया, 2 नंबर और 4 नंबर, तो 2 नंबर पर कार्बोनोइल ग्रुप, अब 4 नंबर पर कार्बोनोइल ग्रुप, ठीक है ना। ये ऐसा लगा दो और यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दो, देखो, और यहां पर हमारा क्या है, एच लगा दो, ठीक है, यहां पर भी एच आ गया। इन्हीं के जैसा है कि नहीं। फर्क क्या है कि सिर्फ सी और सी पे दूसरे और चौथे नंबर पर ऑक्सीजन अटैच हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन अटैच हो गया, और इसी के जैसा है, इसी को यूरासिल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या से लिखते हैं, यू से। दीज आर कॉल्ड द यूरासिल, ठीक है ना, ओके। इसी के जैसा एक और बनाता हूं कि यूरासिल में इस जगह पर तो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल अगर लिख दे तो थाइमीन हो जाएगा। एकदम सेम स्ट्रक्चर इसका होता है। जैसे ये आप देखो, यहाँ नाइट्रोजन NH लगा दे, यहां पर भी NH लगा दे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां तो डबल बॉन्ड है, एच का जगह पर CH3 लगा दे, तो इसका नाम है थाइमीन। इसको कैपिटल लेटर T से लिखते हैं, हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, थाइमीन इसको बोलेंगे, ठीक है, ओके। इसी को ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्ड एक रहेगा, एक के जगह पर NH2 लग जाए, एक के जगह पर NH2 लगा दो, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये सब में होगा ही, यहां पर C डबल बॉन्ड हो और NH2 ऐसा लगा दे, ठीक है। NH2 इस तरह से अगर हम लगा दे, और यहां तो डबल बॉन्ड है ही। अब देखो, तो ये इस तरह से ये हमारा बनेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसिन बोलेंगे। तो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पर एक और होना चाहिए, तब 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये H ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, साइटोसिन, एक C ऐसा। प्लीज इसको देखो, पिरामिडीन से ये 3 स्ट्रक्चर का डेरिवेटिव है, यानी ये सब कॉमन रहेगा। C डबल बॉन्ड O का जगह पर NH2 हो गया तो साइटोसिन। तो यूरासिल और थाइमीन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, जहां पर ये हाइड्रोजन है वहीं पर ये मिथाइल अगर हो गया तो यूरासिल के बाद थाइमीन अगर बन जाएगा, और ये हमारा ऐसे है। तो ये 3 ऐसे हैं। तो नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर जो 5 है, उसमें से हम लोगों ने ये 3 स्ट्रक्चर को ऐसे देखा। प्लीज इसको लिखें।
हो गया। ठीक, 3 हो गया। अब बाकी जो 2 स्ट्रक्चर है उसको देखो। तो पहले जो है वो ऐसे बनाना, प्रैक्टिस करना है। और ये ऐसे, ये प्यूरीन का है। एक नाइट्रोजन इस पर, एक नाइट्रोजन इस पर, एक नाइट्रोजन इस पर, और ये हो गया। इस तरह से ये फॉर्मेट हम लोग का है। ठीक है। अब इसे मान लो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल। ठीक है, यहाँ पर एक डबल एक सिंगल, ये तो जो भी डेरिवेटिव होगा इन पर नहीं होगा, सिर्फ किस पर होगा, इन पर होगा। तो ये इनको कैसे करेंगे, इससे चेंज करना है। तो देखो क्या होगा। तो पहले तो 4 स्ट्रक्चर में ये ऐसा बना दो। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन लगा दो, यहां पर नाइट्रोजन लगा दो, और यहां पर डबल बॉन्ड, और ये NH2 यहां पर लगा दो। ठीक है, ये बाकी में यहां पर NN लगा दो, यहां पर N लगा दो। इसमें कोई चेंजिंग हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, C NH2, C NH2, C डबल बॉन्ड O NH, ऐसा। अब तो ठीक लग रहा है। अब बॉन्ड जो है वो हमारा एक मान लो यहां कर दे। अब तो लगता है 4 यूनिट ठीक हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो। बॉन्ड तो कंप्लीट 3 हो गया ना। ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O, तो एडानिन इसको बोलेंगे। ठीक, अब गुआनिन में इसको कैसे लिखेंगे। गुआनिन के लिए यहां पर लिख देता हूं। गुआनिन में इस तरह से ओके। तो ये हो गया हम लोग का गुआनिन। जी, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 यूनिट ऐसा हो गया। ठीक, ये 5 स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन ये 5 स्ट्रक्चर ये इन्हीं के डेरिवेटिव। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो 3 चीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, उसके बाद ईस्टर, फॉस्फो ईस्टर,
और ये 5 में कोई एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरासिल है। तो ए और जी का ये बड़ा स्ट्रक्चर है। और ठीक है, तो 5 चीज हम लोग को पढ़ने आ गया। 5 नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने देखा क्या, थाइमिन, इसको टी से, उसके बाद साइटोसिन सी से, यूरासिल यू से, 1 2 3, अब 4 जो है एडानिन, इसको ए से, अब 5th को गुआनिन, कैपिटल लेटर जी से। ये इतने के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। लगभग मेरा नेट पैक खत्म हो गया है। अब ओके, मैं नोट्स अब बनाना शुरू कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। कल इसकी कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होगा, क्या क्या होगा, कल मैं पढ़ाऊंगा। ओके, बहुत अच्छा। हैव ए नाइस डे आपको भी। थैंक यू, बहुत अच्छा। ओके बाय।